दस है कि 90 सेमी की लंबाई वाली लड़की बल्लभ लगे खंबे के आधार से परे 1.2 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। मतलब लड़की यहाँ पर है, ठीक है। ये क्या है आपका खंबा, ये क्या है खंबा। इस खंबे की जो लंबाई दे रखी है पर्सन में वो है 3.6 मीटर, 3.6 मीटर, ठीक है। की ऊंचाई पर 4 सेकंड के बाद उस लड़की की छाया कितने मीटर होगी। जैसे मान लो यहाँ से स्टार्ट होती है 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड और 4 सेकंड। 4 सेकंड में यहाँ पर पहुंच गई तो, और यहाँ पर क्या लग रहा है, बल्ब लग रहा है। क्या लग रहा है, बल्ब लग रहा है, ठीक है। तो छाया आगे की तरफ पड़ेगी ना। देखिए 3.6 मीटर का क्या हो गया, पोल हो गया, खंबा हो गया। अब लड़की एक मतलब जो उसकी चाल है ना, चाल है 1.4 मीटर पर सेकंड। 1.2 मीटर है क्या, 1.2 मीटर पर सेकंड। इतनी चाल से वो चल रही है, यानी 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, 3 सेकंड में और 4 सेकंड में कहां पर पहुंच गई, डी पर। तो यहाँ पर जब ये लड़की पहुंची तो ये पूछा कि ये लड़की यहाँ पर पहुंचने के बाद में जो इसकी छाया है, छाया क्या हो जाएगी, एक्स। क्या हो जाएगी, एक्स मीटर हो जाएगी ना। तो इस छाया की लंबाई कितनी होगी। अब देखिए बी से लेकर डी तक जब पहुंची वो, तब तक उसका समय कितना हो गया। वैसे देख उसकी चाल क्या है, यहाँ पर इसको गुणा करेंगे ना तो इसका मान आ जाएगा 4.8 मीटर और टोटल कितना हो जाएगा, एक्स प्लस। आ गया समझ में, कोई समस्या। अब जो लड़की की लंबाई 90 सेंटीमीटर दे रखी है, ये है मीटर में, ये है 90 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 0.9 मीटर। तो इसका मान कितना आ गया, 0.9। ये हो गया बिंदु ई। ये क्या हो गया, बिंदु ई। समझ आया यहाँ तक। अब देखिए हमें क्या करना है, इसमें क्या पूछ रहा है इसमें कि 4 सेकंड के बाद में उस लड़की की छाया कितने मीटर होगी। ये एक्स का मान निकालना है। तो देखो ध्यान दो, त्रिभुज ले लो। इसमें त्रिभुज, एक तो त्रिभुज लेना ए बी सी, पूरा त्रिभुज, ठीक है। एक त्रिभुज तो कौन सा लेंगे, पूरा त्रिभुज ए बी सी। और एक लेंगे त्रिभुज ये ई डी सी, त्रिभुज ई डी सी में। अब देखो इसमें इन दोनों त्रिभुजों में कोण सी क्या है, उभयनिष्ठ। कोण सी बराबर कोण, उभयनिष्ठ कोण हो गया, उभयनिष्ठ कोण। और ये वाला कोण 90 डिग्री हो गया ना, तो कोण 1 बराबर कोण 2, यानी 2 कोण 2 बराबर कोण 1, ये हो गया 90 डिग्री। अब नियम कौन सा लग गया, ए समरूप रूल से। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ई डी, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हुए ना। अब समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या हो जाएंगी, समानुपाती। क्या हो जाएंगी, अब देखिए डीई क्या अनुपात में आ जाएगी, ये भुजा ए बी। और इधर डीसी, डीसी के अनुपात में पूरी भुजा आएगी ना बीसी, क्योंकि त्रिभुज पूरा है ना इसमें। तो ये हो जाएगा बाई सी पी एस टी, बाई सी पी एस टी। अब मान रख दो इसमें, डी का मान तो कितना 0.9, ए बी का मान कितना 3.6, डीसी का मान है एक्स और इसका मान है 4.8 प्लस एक्स, ठीक है। अब काट लो, देखो 4 बार कट गया, 9 चौक कितना 36 हुआ ना, बचले गुणा कर दो। अब देखो 4x बराबर 4.8 प्लस में कितना जाएगा, इस x पे इधर ले आओ, 4x माइनस एक्स बराबर 4.8, तो कितना रह गया 3x बराबर 4.8। तो इधर से जो x का मान आएगा ना हो जाएगा 4.8 बटा 3, तो x का मान हो जाएगा 1.6 मीटर, ये हो जाएगा, ठीक है। बता लो क्वेश्चन नंबर 11 है, सेम क्वेश्चन नंबर 10 की तरह ही है। क्या चेंज करना है इसमें, 12 मीटर लंबाई वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ की, यानी 12 मीटर ऊंचा है, ये कितना है 12 मीटर ऊंचा स्तंभ, 12 मीटर लंबाई वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 8 मीटर है। इसका मान नहीं है 12 मीटर, इसका मान है 12 मीटर, ठीक है। इसकी कितनी है लंबाई, 8 मीटर। कितनी है भाई,
8 मीटर। छाया कितनी होगी इसकी? 8 मीटर। उसी समय मीनार की लंबाई 56 मीटर, यानी पूरी यहां से यहां तक ये मीनार बनती 56 मीटर। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। ये ज्ञात करना अपने को एच। क्या ज्ञात करना है? देखो ये क्या है? स्तंभ। स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? 12। इसका मान कितना है? 8। हमें क्या निकालना है? ये बीडी का मान तो दे रखा, बीडी का बताओ कितना आ जाएगा? 48। लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी हमें। अब देखो सेम उसी तरीके से करेंगे। ये इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर दिया। ठीक है, अब डी का मान रख दो यहाँ पर। डी का मान बताओ कितना है? 12। ए बी का मान कितना है? एच। बीसी का मान कितना है? 8। और बीसी का कितना है? 56। 7 8 गुणा कर दो। 12 7 84। ये हो गया ना? देखो एडी का में दे रखा है बीसी, तो मतलब ये वाला कोण 1 और 2 आपस में क्या हो गया? बराबर 90 डिग्री हो गया ना। और साथ में दे रखा है एडी स्क्वायर बराबर बीडी गुणा डीसी। तो एबीसी समकोण त्रिभुज है। एबीसी मतलब इसमें ए वाला जो एंगल है ना, इसको 90 डिग्री लाना है, 90 डिग्री सिद्ध करना है। तो देखो इसकी उत्पत्ति, सबसे पहले इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करो। क्या करो? समरूप। तो देखो त्रिभुज कौन कौन से, यहाँ से ए बिंदु से लीजिए त्रिभुज ए डी बी व त्रिभुज ए डी सी। ए डी सी। ठीक है, तो इन दोनों त्रिभुजों क्या करेंगे? समरूप सिद्ध। क्या करेंगे? समरूप सिद्ध। अब देखो ध्यान दीजिए, ये मान दे रखा ना आपको ए डी, इसको ऐसे लिख सकते हैं ए डी गुणा ए डी और बी डी गुणा बी सी। तो देखो ए डी है ना, ए डी, एक बार तो ए डी के बटा में ले आओ बी डी को, और एक बार डी सी के बटे में दो किसको? ए डी को। देखो बच्चे गुणा करोगे वही मान आ जाएगा ना, ए डी का स्क्वायर आ जाएगा ना। अब इधर साथ में कोण 1 बराबर क्या है? कोण 2। ये 90 डिग्री कोण, तो 2 तो बुझा गई, और ये क्या आ गया? कोण। यहाँ पर हो जाएगा एस ए एस समरूप। समरूप क्यों हो रहा है? क्योंकि भुजाएं अनुपात में, सर्वांग नहीं हो रहा है ये। त्रिभुज ए डी बी समरूप त्रिभुज ए डी सी। ये हो गए समरूप हो गए यहाँ पर। अब देखिए समरूप त्रिभुजों के जो संगत कोण होते हैं वो क्या होते हैं? बराबर। क्या होते हैं? बराबर। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है इसमें, अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो कौन सी है कि इसमें लिया एडीबी और सीडीए। कौन सा है ये त्रिभुज? इसमें इसका नाम दे सीडीए लिखो, सीडीए, ये बेस्ट रहेगा, फिर और भी समझने में आसानी रहेगी। अब देखो ध्यान दो, ये वाला कौन हो गया? 3 नंबर, ये वाला कौन हो गया? 4 नंबर, ये हो गया 5, ये हो गया 6। ठीक है, समझ आ गया? अब देखिए ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। क्या है? समरूप। और समरूप त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं? बराबर। तो देखो एक के बराबर क्या आएगा? सी। ए के बराबर क्या आएगा? डी के बराबर में डी है, और बी के बराबर क्या आएगा? ए। बी के बराबर क्या आएगा? ए। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? देखो कि अगर हम ये त्रिभुज ले रहे हैं ए डी सी, तो 4 के बराबर कितना हो जाएगा? 6। 4 के बराबर कितना हो जाएगा? 6। और अगर मान लो ये त्रिभुज ले रहे हैं तो 3 के बराबर कितना हो जाएगा? 5। तो यहाँ पर कोण 3 बराबर कोण समीकरण नंबर 1 बाई सी पी सी टी। सी पी एस टी भी लिख सकते हो या सी पी सी टी। ठीक है, त्रिभुज कौन सा लेना है अपने को? एडीसी लेना है। ए डी सी में तो ये हो जाएगा कोण 2 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर कितना हो गया? 180 डिग्री। अब 2 का जो मान है ना, 2 का मान है वो कितना हो जाएगा? 90। 90 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान दीजिए, इसमें इसका मान कितना है? 180। तो कोण 4 प्लस कोण 5, इसका मान कितना हो गया? 180 माइनस, तो कोण 4 और 5 का मान कितना आ गया? 90 डिग्री। अब देखिए 4 के बराबर में कितना है? 4 के बराबर में कितना है? इधर 3 के बराबर में कितना है? 5। तो हम यहाँ पर 5 के बराबर में कितना रख देंगे? 3। तो कोण 4 प्लस कोण 3 बराबर कितना आ गया? ये समीकरण कितना हो गया? 2।
समीकरण नंबर कितना हो गया? इसमें दर्शा देंगे कि कोण 3 का मान कितना रख दिया? 5 रख दिया। कितना रख दिया? समझ आ गया ना? अब तो अब देखो, अब ध्यान दो, आप त्रिभुज ले इसमें एबीसी, त्रिभुज एबीसी में, तो त्रिभुज एबीसी में कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण ए बराबर कितना? 180। कितना हो गया? 180 हो गया ना? अब 3 और 4 का मान कितना बताओ? 90। कितना है? 90। तो हम यहाँ पर रखेंगे 90 प्लस कोण ए बराबर 180। तो कोण ए का मान कितना आ जाएगा? 180 माइनस 90। और कोण ए का मान जब 90 आया तो इसका मतलब क्या हो गया? त्रिभुज एबीसी क्या है? समकोण त्रिभुज। ठीक है। इसमें एक चीज ध्यान रखना हमेशा कि जब कोण 3 के बराबर में 5 ले रहे हो तो आपको त्रिभुज कौन सा लेना है? ये वाला। कौन सा लेना है? और अगर इसके बराबर में ये कर रहे हो तो कौन सा त्रिभुज लेंगे? ये वाला। ठीक है। सिद्ध करो कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु, जैसे मान लो आपके पास एक त्रिभुज है ए बी सी। ठीक है। ये त्रिभुज के आपके पास ए बी सी। अब इनके मध्य बिंदु देखो, ए बी का मध्य बिंदु तो मान लो डी है। ठीक है। इसका मध्य बिंदु मान लो ई, और इसका मध्य बिंदु हो गया एफ। इन मध्य बिंदुओं को क्रमशः मिलाने पर बनने वाले चारों त्रिभुज, इसको मिला दो इससे, इसको इससे मिला दिया, और इसको इससे मिला दिया। तो इस तरीके से 1 2 3 4 कितने त्रिभुज बन गए? चारों त्रिभुज अपने मूल त्रिभुज के क्या होते हैं? समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप। देखो दिया गया क्या है? प्रश्न में दिया है त्रिभुज ए बी सी में डी ई व एफ क्रमशः ए बी बी सी ए सी व बी सी के मध्य बिंदु के ठीक है। ये तो प्रश्न में दिया है। अब इसमें सिद्ध क्या करना है वो देखो। सिद्ध ये करना है कि मूल त्रिभुज कौन सा हुआ? एबीसी। कौन सा हुआ? एबीसी। देखो इसमें 1 2 3 और 4 चीजें सिद्ध करनी, मतलब त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी सी। मतलब देखो ये त्रिभुज है ना, ये 4 त्रिभुज बन रहे हैं। चारों त्रिभुज है ना मूल त्रिभुज, मतलब जो बड़ा त्रिभुज ना एबीसी, इसके समरूप होते हैं। तो पहला त्रिभुज का नाम लिखो, त्रिभुज ए डी ई। दूसरा त्रिभुज ये डी बी एफ, डी बी एफ। तीसरा त्रिभुज यहाँ से ई एफ सी, ई एफ सी। त्रिभुज क्या? त्रिभुज डी ई एफ। ठीक है। ये चारों त्रिभुज क्या होते हैं? इन त्रिभुजों के समरूप होते हैं। समझ आ गया यहाँ तक? अब देखिए इसकी उपपत्ति देखो। डी है ना, डी ए बी का मध्य बिंदु है। ए बी का मध्य बिंदु है। और इधर से ई भी क्या है? एसी का मध्य बिंदु। एसी का मध्य बिंदु। और अब यहाँ पर ये मध्य बिंदु पर में लग गई। देखो ये इसका मध्य बिंदु और ये इसका मध्य बिंदु, तो रेखा कौन सी बन गई? डी। अब ये जो डी रेखा है किसका समांतर हो गई? बीसी के। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं डी समांतर बीसी, या जो डी होगी ना, डी ये इसके 1/2 भाग के बराबर हो जाएगी ना। तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि डी के समांतर कौन सी आ जाएगी? बी एफ। कौन सी आ जाएगी? ये हो जाएगी मध्य बिंदु पर में से, मध्य बिंदु पर में से। ठीक है। कोई समस्या? तो इसका मतलब देखो ये दोनों भुजाएं समांतर, तो ये आकृति कौन सी बन गई? डी ई एफ बी। क्या बन गई? समांतर चतुर्भुज। क्या बन गई? समांतर चतुर्भुज। हम यहाँ बोलेंगे अतः
डी ई एफ बी एक समांतर चतुर्भुज। और ये समांतर चतुर्भुज हो गया ना, क्या हो गया? समांतर चतुर्भुज। ये समांतर चतुर्भुज हो तो इसका मतलब ये वाली भुजा इसके बराबर, यानी डीई किसके बराबर? बी एफ के बराबर, समीकरण 1। और ये वाली भुजा इसके बराबर, कौन सी? ई एफ के बराबर। ये समीकरण हो गया 2। समझ आ गया? कोई समस्या यहाँ तक? अब देखिए, अब ध्यान दो, क्योंकि त्रिभुज, अब ले लो त्रिभुज एक तो डी बी एफ, ध्यान रखना जो यहाँ पर लिया वही लेना, डी बी एफ, और एक त्रिभुज है डी ई एफ। ठीक है, तो इन दोनों त्रिभुज हम देखो, डी के बराबर तो बी एफ, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, और बी डी के बराबर ई एफ, ये समीकरण हो गया 2 से, इससे हो गया समीकरण नंबर 2 बन गया ना। अब एक बात बताओ, कौन सा? डी एफ बराबर डी एफ, उभयनिष्ठ भुजा। डी एफ के बराबर डी एफ नहीं हो जाएगी क्या? तो ये यहाँ पर देखो, एस 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 सर्वांगसम रूल से त्रिभुज डी बी एफ सर्वांगसम त्रिभुज समझ आ गया? कोई समस्या नहीं है ना? इसी प्रकार देखो, इसी प्रकार है ना, इसी प्रकार ये वाला त्रिभुज इसके समरूप है ना, त्रिभुज डी ई एफ समरूप नहीं, सर्वांग सम त्रिभुज किसके? ई एफ सी के। समीकरण कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है, कौन सा बन गया? समीकरण नंबर कितना हो गया इसमें? अब ये इसके त्रिभुज डी ई एफ सर्वांग सम किसके? ए डी ई के, ए डी, ये समीकरण कितना हो गया? 5 हो गया। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है ना? अब देखिए, समीकरण 3, 4 व 5 से, तो ये तीनों त्रिभुज है ना, इसमें 3 त्रिभुज कौन कौन से ये भी हो गए ना समरूप इसके, ये भी हो गया, ये भी, मतलब चारों त्रिभुज आपस में एक दूसरे क्या हो गए? सर्वांग सम। क्या हो गए? सर्वांग सम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि त्रिभुज, यहाँ से स्टार्ट हो जाए, देखो, डी बी एफ सर्वांग सम त्रिभुज डी ई एफ सर्वांग सम त्रिभुज ई एफ सी सर्वांग सम ए डी ई। ये आपका समीकरण हो गया 6। कितना हो गया? समीकरण नंबर 6। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब देखो हमें क्या सिद्ध करना है? समरूप सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? तो अब देखो, त्रिभुज, एक त्रिभुज तो ये पूरा ले लो, ठीक है, और एक ले लो इसमें कोई सा भी ऊपर का। देखो त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए डी ई में, तो इसमें देखो कोण ए बराबर, तो क्या हो गया? कोण ए उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ कोण हो गया ना? कौन सा बन गया? उभयनिष्ठ कोण। ये भुजा इसके समांतर थी ना, तो ये वाला कोण नंबर 1 और ये कोण नंबर 2, तो कोण 1 बराबर कोण, कौन सा कोण? संगत कोण। कौन सा हो गया? तो यहाँ पर देखिए, कोण कोण समरूप रूल से त्रिभुज ए बी सी के समरूप हो गया त्रिभुज ए डी ई। ये समीकरण हो गया 7। अब समीकरण 6 और 7 के यहाँ पर देखो तुलना करेंगे आपस में। तो समीकरण 6 और 7 में देखो, ए डी ई है ना, इसके स्थान पर क्या आ जाएगा? ए बी सी। तो आपस में सभी त्रिभुज बारी बारी से क्या हो जाएंगे? इसके समरूप हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे? ए बी सी के हो जाएंगे ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 6 व 7 से, समीकरण है 6 व 7 से, तो त्रिभुज ए बी सी, देखो त्रिभुज ए बी सी समरूप कौन सा? ए डी, तो ए देखो पहला भाग हो गया,
ए डी ई, फिर दूसरा हो जाएगा इस प्रकार, तीसरा, चौथा ऐसा। ठीक है, देखो आकृति में दर्शाए अनुसार इसमें दिया है आपको ए बी है ना, ए बी इसके ऊपर लंब है बीसी के ऊपर, ये हो गया लंब। और डीसी है ना, डीसी, डीसी भी बीसी पर लंब है, इधर से ये लंब हो गया। ठीक है भाई, और डीई लंब है एसी पर, ये भुजा इस पर लंब हो गई। तो सिद्ध करना है त्रिभुज सीईडी समरूप त्रिभुज एबीसी। देखो ध्यान दो इसमें, इन दोनों त्रिभुजों को ही ले लो, त्रिभुज सीईडी व त्रिभुज एबीसी में। अब देखो ध्यान दो, त्रिभुज एबीसी तो ये रहा, तो ये वाला जैसे, और त्रिभुज कौन सा सीईडी, कौन सा सीईडी, तो इसमें कोण नंबर 1 और ये कोण नंबर 2, तो कोण 1 बराबर कोण 2, ये 90 डिग्री हो गए ना, 90 डिग्री कोण बन गए। अब यहाँ पर देखो इसका मान भी 90 है और इसका मान भी 90 है ना, तो इसका मतलब देखो इस साइड में कर सकते हो आप इसको कि कोण बी का मान भी 90 है और कोण सी का मान भी क्या है 90 है। तो इसका मतलब है ये बी और सी का जब योग करेंगे ना 180 हो जाएगा, और 180 हो गए तो इसका मतलब ये दोनों रेखाएं क्या हो गई समांतर, क्या हो गई समांतर। तो इसका मतलब हो गया कि ए बी के समांतर हो जाएगी कौन सी रेखा, कौन सी हो गई सीडी रेखा हो गई ना। अब ये समांतर हुई तो मतलब ये वाला कोण, कोण नंबर हो जाएगा 3, अंदर छोड़ो, ये तो हो गया कोण नंबर 3 और ये हो गया कोण नंबर 4, तो ये हो जाएगा कोण 3 बराबर कोण 4, ये हो गया एकांतर कोण। कौन सा हो गया एकांतर कोण। तो ए समरूप रूल से त्रिभुज सीईडी समरूप त्रिभुज एबी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 15वां क्वेश्चन, देखिए इसमें त्रिभुज एबीसी, एक त्रिभुज बनाइए एबीसी, ये बन गया अपने पास त्रिभुज ए बी और सी। अब देखो इसमें क्या कर रहे हैं कि त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी का मध्य बिंदु कौन सा है डी, इसका मध्य बिंदु हो गया। ठीक है, यदि एडी का, ये इसको मिला दो, देखो तो ये हो गया एडी, एडी का समद्विभाजन करती हुई एक रेखा बी से इस प्रकार खींची जाए कि वह एडी को तो ई पर काटे, एक रेखा खींच दो यहाँ से, तो इसको तो यहाँ पर ई पर काट रही है और इसको कहाँ पर काट रही है एक्स पर, कहाँ पर काट रही है एक्स पर। तो सिद्ध क्या करना है, ई एक्स बटा बी बराबर 1/3। देखो प्रश्न में जो दिया गया है वो लिखो पहले तो, त्रिभुज ए बी सी में डी बी सी का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु सिद्ध करना है इसमें। सिद्ध क्या करेंगे, ई एक्स बटा बी बराबर 1/3। देखो रचना कर दो इसमें, क्या करेंगे रचना। ये ई एक्स है ना, ई एक्स के समांतर एक रेखा खींच दो डी एफ, यानी ई एक्स के समांतर है, या ई एक्स के समांतर में खींच कर आप बी एक्स को मान लो, जैसे बी एक्स को मान लो, बी एक्स के समांतर डी एफ रेखा खींची। ठीक है, यहाँ तो कोई समस्या नहीं है ना किसी को भी। अब देखिए इसकी उत्पत्ति देखो, उधर से हल कर लेते हैं ना। सबसे पहले ये त्रिभुज है तो ए डी एफ, ठीक है, त्रिभुज ए डी एफ व त्रिभुज ए ई एक्स में। ठीक है भाई, इन दोनों त्रिभुजों क्या करना है समरूप, क्या करना है समरूप। तो इसमें देखो कोण ए है ना, कोण ए बराबर कोण
ए उपनिष्ठ कोण। उपनिष्ठ कोण हो गया। क्या हो गया? और ये दोनों मुझे आपस में क्या है, समांतर नहीं एक दूसरे के। तो ये वाला कोण इसके बराबर, यानी कोण एक बराबर कोण दो। कोण एक बराबर कोण दो। तो ये हो गया संगत कोण। कौन सा हो गया? संगत कोण। संगत कोण। ठीक है, तो यहाँ पर दो कोण आ गए ना। तो नियम कौन सा लगे? देखो त्रिभुज ए डी एफ समरूप त्रिभुज ए ई एस कौन से नियम से हो जाएंगे? ए समरूप रूल। ठीक है, अब ये दोनों समरूप हो गए। अब समरूप त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं होती है वो क्या होती है? समानुपाती। क्या होती है? समानुपाती। देखो ए ही भुजा ना, ए ही बटा यहाँ पर आ जाएगी पूरी एडी भुजा, क्योंकि कंप्लीट त्रिभुज है ना। एडी बराबर ई एक्स बटा डी एफ। ठीक है, और इस भुजा की आवश्यकता हमें पढ़ नहीं रही थी, उसको रहने दो। ये हो गया बाई सी पी एस टी। बाई सी पी एस टी। कोई समस्या? अब देखो ध्यान दे उसमें ई है ना, ई एडी का क्या है? मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है ना, समद्विभाजन हो रहा है इसका। तो मतलब है एई है ना, एई के स्थान पर या एडी के स्थान पर ऐसे लिख सकते हो आप, एई बटा 2AE लिख सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि जो एडी है ना, एडी का मध्य बिंदु कौन सा है? ई। एडी का मध्य बिंदु कौन सा है? ई। तो हम यहाँ पर ऐसे दर्शा सकते हैं कि एडी के बराबर हमने क्या लिख दिया? 2AE। ठीक है, क्योंकि ई है ना, ई एडी का मध्य बिंदु। तो ये कट गया इससे, तो वज्र गुणा करो। देखो डीएफ बराबर 2EX, ये समीकरण हो गया एक इंपोर्टेंट समीकरण। ठीक है, क्या तक समझ आ गया? आगे अब देखो त्रिभुज ले, एक तो BCX और एक त्रिभुज DCF। त्रिभुज BCX व त्रिभुज DCF में इसमें उभनिष्ठ कोण कौन सा है? C। देखो कोण C बराबर कोण C। और अगर आप चाहो ना तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये भुजा इसके समांतर है ना। तो अगर त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक दूसरी रेखा खींची जाए, है ना, तो वहां पर कौन सी पर में लगती है? थेल्स पर में। थेल्स पर में से भी लिख सकते हो, नहीं तो फिर समरूप करके भी लिख दो। तो ये वाला देखो, ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा ना, यानी कोण 3 और ये 4। तो कोण 3 बराबर क्या हो गया? संगत कोण। कौन सा हो गया? तो त्रिभुज BCX समरूप त्रिभुज DCF, ये भी AA समरूप रूल से हो गया। ठीक है, अब ध्यान दो इसमें भी क्या करना है? वही DC है ना, DC के बट्टे में आ जाएगी पूरी भुजा। कौन सी? DC। और DF है ना, DF के बट्टा में आ जाएगी BX। कौन सी आ गई? BX। ये हो गया बाई CPST। बाई CPST। ठीक है, अब देखो इसको हल करते हैं। ठीक है, देखो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो BX है ना, ये क्या है? BX। इसके स्थान पर हम रख सकते हैं DC बटा 2 DC। क्यों? क्योंकि D इसका मध्य बिंदु है ना BX का। DF बटा BX, तो ये कैंसिल हो गया इससे। तो वज्र गुणा करेंगे ना वापस, इसको वज्र गुणा करेंगे तो अपने पास मान आ जाएगा। देखो BX बराबर 2DF आ गया समझ में? कितना आ गया? 2DF आ गया। अब देखिए आगे देखो, अब जो BX है ना, यहां से मान कैसे, ये समीकरण हो गया आपका 2। अब BX यहां से लेकर यहां तक है ना BX, तो BX का भाग हो रहा है इसमें BE प्लस BX बराबर 2D। कोई समस्या नहीं है ना? तो देखिए BE प्लस
ई एक्स बराबर 2 गुना 2 ई एक्स, यहां से रख दिया मैंने, डी एफ के बराबर में 2 ई एक्स रखा ना। तो ये हो जाएगा देखो बी ई प्लस ई एक्स बराबर 4 ई एक्स। तो कितना हो गया बी ई बराबर 4 ई एक्स माइनस ई एक्स। तो बी ई बराबर कितना आ गया बताओ 3 ई एक्स, दोनों के बटे में 1 लगा दो, लगा दिए। तो देखो इसको तो इधर भेज दो और इसको इधर ले आओ, है ना। यहाँ पर तो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा ई एक्स बटा ई। ये तो सिद्ध करना था ना। देखो